The half-life of 215 AT is 100 µs. The time taken for radioactivity. The time taken for radioactivity of a sample of 215 AT to decay to one-sixth of its initial value is ऑप्शन ए है 400 µs, ऑप्शन बी है 6.3 µs, ऑप्शन सी है 40 µs और ऑप्शन डी है 300 µs। आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन। हाफ लाइफ जो है, जो एलिमेंट दिया हुआ है न्यूक्लियर एलिमेंट, उसकी हाफ लाइफ दी हुई है 100 µs। तो हाफ लाइफ आपको गिवन है यहाँ पर टी हाफ, वो कितनी है 100 µs है, ये हाफ लाइफ की वैल्यू। टाइम टेकन फॉर रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल ऑफ टू डिके, टाइम टेकन निकालना है जो A/A0 है, ये 1/16 है, ये 16th, तो n/n0 की जो वैल्यू है n/n0, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, वो कितनी है 1/16, ये गिवन है। ठीक है, तो आपको टाइम निकालना है। अब वो टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, सीधा कॉन्सेप्ट लगाओगे आप। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? n/n0 इक्वल्स टू 1/2 पावर n। n बराबर होता है t और t हाफ, तो यहां से फॉर्मूला लगाओ, 1/2 पावर 4 लिख सकते हो यहां से, और ये हो जाएगा 1/2 पावर n। तो n की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ गई है 4। अब n जो है उसकी वैल्यू हमने देखा था एक लेक्चर के अंदर, वो कितनी आई थी t/t हाफ, है ना, t/t हाफ इक्वल्स टू 4। तो t हाफ की वैल्यू कितनी है, वो है 100, तो t जो है वो कितना आ जाएगा 400 µs। तो t की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 400 µs, ये हमारे पास राइट आंसर आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। The mean lives of radioactive substance. The mean lives of radioactive substance. Mean life of radioactive substance for alpha and beta emission. Alpha and beta emissions are 1620 years and 405 years respectively. After how much time will the activity after how much time will the activity be reduced to 1/4? ठीक है, एक्टिविटी वाला फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है 405 ईयर्स, ऑप्शन बी 1620 ईयर्स, ऑप्शन सी 449 ईयर्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखो क्वेश्चन क्या है, द मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फॉर अल्फा एंड बीटा एमिशंस आर। मीन लाइफ दे रखी, मीन लाइफ
ये दिया हुआ है आपको मीन लाइफ, λ1 और λ2 की वैल्यू दी हुई है। देन पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल द एक्टिविटी बी रिड्यूस टू 1/4। एक्टिविटी 1/4 कब हो जाएगी ये आपको निकालना है, टी निकालना है, टी। कैसे इसको कर सकते हैं, इसको हम करेंगे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कौन सा वाला, ये वाला, a इक्वल्स टू ए नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो लेमडा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दो सब्सटेंस है तो आपको लेमडा टोटल निकालना पड़ेगा, और लेमडा किसके बराबर होगा, लेमडा अल्फा ओवर लेमडा बीटा। अब सिंस मीन लाइफ दे रखी है तो मीन लाइफ और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है, टाउ इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा। क्या रिलेशन है, टाउ इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा। तो यहां से लेमडा अल्फा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर 1620, और लेमडा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 405। तो यहां से लेमडा अल्फा की जो वैल्यू है 1 ओवर 1620, और ये हो जाएगा 1 ओवर 405। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 324 पर ईयर, 1 अपॉन 324 पर ईयर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हमें टी की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं ए ओवर ए नॉट इक्वल्स टू ई पावर माइनस लेमडा टी, दोनों साइड अगर लॉग ले लोगे तो ये बन जाएगा माइनस लेमडा टी इक्वल्स टू लॉग ई बेस पर, और ए ओवर ए नॉट, माइनस साइन इधर ले जाओगे तो ये लेमडा टी इक्वल्स टू लॉग ई बेस पर ए नॉट अपॉन ए, ये हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, 1 अपॉन 4 की जगह वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 4 की वैल्यू बन जाएगी, है ना। लेमडा की वैल्यू आपके पास है, तो यहां से टी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, लॉग ई ए नॉट अपॉन ए, और यहां पर आपने लगा दिया 1 अपॉन लेमडा। 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 324, तो ये हो जाएगा 324, ये तो कर दो आप सीधा सीधा 324, और ये हो जाएगा लॉग ई, और ये वैल्यू हो जाएगी 4। तो 4 को आप कर सकते हो 2, तो इसको 10 के बेस पे करोगे तो 10 के बेस पे 2.303, और लॉग 10 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3010। तो ओवरऑल जब इस पूरे को सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 449 ईयर्स, 449 ईयर्स, जो कि है ऑप्शन सी। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जाएगी जरूर, पर इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, ऐसा कोई इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्लियर है यहां तक। इसमें इस चीज का ध्यान रखना, जब इस तरह से क्वेश्चन चल रहा हो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो लैम्बडा की वैल्यू है, जो डिके कांस्टेंट की वैल्यू है, वो कंबाइंडली निकालनी होती है। जब आपसे पूरे प्रोडक्ट की हाफ लाइफ पूछी जाए या मीन लाइफ पूछी जाए तो उस केस में आपको पूरे प्रोडक्ट के लिए निकालना होता है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Which of the following can be emitted? Which of the following can be emitted by radioactive substance? By radioactive substance. By radioactive substance during their decay. During their decay. ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज। ऑप्शन बी है हीलियम न्यूक्लियाई। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। क्या ऑप्शन आएगा भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ड्यूरिंग देयर डिके। एक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस एमिट होते हैं? न्यूट्रिनो, हीलियम न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ऑफ दीज। बोलिए भाई क्या आंसर आएगा? ये आंसर सबका होना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए इसमें। डी, है ना। बीटा एलिमेंट, जब बीटा पार्टिकल निकलेगा, जब बीटा निकलेंगे, बीटा माइनस बीटा प्लस डीके होगा, तो उस केस में बीटा माइनस में निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो और बीटा प्लस में निकलेगा न्यूट्रिनो। ठीक है,
तो न्यूट्रिनो भी निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज, each having energy, each having energy of 0.5 mega electron volt in the increasing order of penetration power, increasing order of penetration power, the radiations are respective, the radiations are respectively, ऑप्शन ए है अल्फा बीटा गामा, ऑप्शन बी है अल्फा गामा बीटा, ऑप्शन सी है बीटा गामा अल्फा और ऑप्शन डी है गामा बीटा अल्फा। कुल मिलाकर आपसे ये पूछा है तीनों की जो एनर्जी है वो सेम है, सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है वो किसकी होगी ये पूछा गया है आपसे। बताइए भाई क्या आंसर होगा। याद करने वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला। अगर तीनों की एनर्जी सेम हो तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर होगी वो होगी गामा रेज की, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में चलेगी, फिर होगी बीटा की और फिर होगी अल्फा की। क्यों? क्योंकि अल्फा का जो एनर्जी की रेंज है वो गैस के आयनाइजेशन में खत्म हो जाती है, और गैस के आयनाइजेशन में खत्म हो जाती है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर आएगी वो किस में आएगी? गामा में, फिर बीटा में और फिर अल्फा में। तो फॉर सेम एनर्जी अल्फा फिर बीटा और फिर गामा, ये ऑर्डर है रेडिएशन का, पेनिट्रेशन पावर का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कंप्लीट द सीरीज 6He और इससे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस 6Li प्लस, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां क्या आएगा? ऑप्शन ए है प्रोटॉन न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी है एंटी न्यूट्रिनो, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। ये है 6He, यानी कि एटॉमिक मास दे रखा है। हीलियम से क्या बना रहे हैं? लिथियम बना रहे हैं। तो हीलियम है 2 और लिथियम है 3, तो एक बढ़ा दिया, एक बढ़ेगा, यानी कि कौन सा है? बीटा माइनस है, बीटा माइनस। तो ये कौन सा डीके है? बीटा माइनस डीके है। तो बीटा माइनस डीके में कौन किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो बीटा माइनस में निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। तो क्या आंसर आएगा? बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, बीटा माइनस, ये बीटा माइनस दिखे, बीटा माइनस जो कल हमने पढ़ा था जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो है एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, उनको बैलेंस करने के लिए नहीं प्रोटॉन क्यों आएगा? एंटी न्यूट्रिनो आएगा। बीटा माइनस डीके का मतलब है एंटी न्यूट्रिनो, और अगर बीटा प्लस डीके है तो उसका मतलब होता है न्यूट्रिनो। मेरे कहने का मतलब ये है कि बीटा माइनस डीके की बात करूं मैं,
बीटा माइनस डीके में हमने क्या किया था, जेड एक्स और ए, यहाँ था बीटा माइनस का मतलब है ये हो गया था z+1, ये y और ये a, यहाँ पर -1 E0, ठीक है। तो ये एंटी न्यूट्रिनो आएगा। फिर यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में, तो 0 और यहाँ पर ये 1, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया -1 E0, और यहाँ पर निकल जाता है एक एंटी न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो। और अगर बीटा प्लस डीके प्रोसेस हो तो उसमें निकलता है न्यूट्रिनो, ये है बीटा माइनस, तो यहाँ होगा कौन सा, एंटी न्यूट्रिनो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। An electron emitted in beta radiation, an electron emitted in beta radiation, an electron emitted in beta radiation originates from, ऑप्शन ए है इनर ऑर्बिट्स ऑफ एटम, इनर ऑर्बिट्स ऑफ एटम, ऑप्शन बी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एग्जिस्टिंग इन न्यूक्लियाई, फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग इन न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी है डिके ऑफ न्यूट्रॉन, इन अ न्यूक्लियाई, और ऑप्शन डी है फोटोन एस्केपिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, फोटोन एस्केपिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। बोलिए भाई क्या आंसर आएगा। एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन बीटा रेडिएशन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट्स ऑफ एटम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्टिंग इन न्यूक्लियाई, डिके ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियाई, एंड फोटोन एस्केपिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन बीटा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से एमिट होता है, कहाँ से निकलता है, डिके ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियाई, कहाँ से निकलेगा, डिके ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियाई, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा, डिके ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कौन कौन से कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4 और 5, अभी तो और पड़े हैं मेरे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके can form an isotope, of the original nucleus with the emission of particles। ऑप्शन ए है 1 अल्फा एंड 4 बीटा, 1 अल्फा एंड 4 बीटा, ऑप्शन बी है 1 अल्फा एंड 2 बीटा, ऑप्शन सी है 1 अल्फा एंड 1 बीटा,
और ऑप्शन डी है 4 अल्फा एंड 1 बीटा, 4 अल्फा एंड 1 बीटा। A radioactive decay can form an isotope of the original nucleus with the emission of the particles। एक एग्जैक्ट आइसोटोप कब बन सकता है? ऑप्शंस दिए हैं आपको 1 अल्फा एंड 4 बीटा, ठीक है, 1 अल्फा एंड 4 बीटा। फिर आपको ऑप्शन दिया है 1 अल्फा एंड 2 बीटा। फिर आपको ऑप्शन दिया है 1 अल्फा एंड 1 बीटा, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 4 अल्फा एंड 1 बीटा। आइसोटॉप बनाना, आइसोटॉप। क्या आंसर आएगा? बी आएगा। बी कैसे आएगा? बी आंसर कैसे आएगा? जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा, अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तो जो मास नंबर है और जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। और बीटा पार्टिकल का जब एमिशन होगा तो जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से 1 से इंक्रीज होगा, है ना। तो आपको क्या बनाना है? आइसोटॉप बनाना है। तो आइसोटॉप बनाना है तो उसके लिए 2 बीटा पार्टिकल लगेंगे और एक क्या लगेगा? अल्फा पार्टिकल। भाई आइसोटॉप मतलब जिसके प्रोटॉन नंबर क्या हो? सेम हो। तो आइसोटॉप के अंदर प्रोटॉन नंबर अगर सेम करना है तो अल्फा पार्टिकल का एमिशन मतलब कि अगर आपके पास प्रोसेस ऐसा चल रहा है, यहां हो गया Z, यहां हो गया A, अल्फा पार्टिकल का एमिशन करा दिया तो ये बन जाएगा Z-2Y और A-4। अब इसको आइसोटॉप बनाना है तो इसके लिए आपको बीटा माइनस डिके कराने पड़ेंगे, दो बीटा माइनस डिके होंगे तो ये बन जाएगा वापस से Z, और यहां पर हो जाएगा A, ये जो Y है Y या Z जो भी बनेगा आइसोटॉप मान लो ये बन जाए K, बन जाए K, तो ये बन जाएगा A-4। तो अब ये आइसोटॉप हो जाएगा इसका। तो इसके लिए आपको एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, the number of beta particles emitted, number of beta particles emitted by a radioactive substance, radioactive substance is twice the number of alpha particle, number of alpha particle emitted by it, the resulting daughter is n, the resulting daughter is n। ऑप्शन ए है आइसोमर ऑफ पेरेंट, ऑप्शन बी है आइसोटोन ऑफ पेरेंट, ऑप्शन सी है आइसोटोप ऑफ पेरेंट, और ऑप्शन डी है आइसोबार ऑफ पेरेंट। देखो ये जो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा हुआ है उसी को न्यूमेरिकल लैंग्वेज में ना पूछकर थ्योरेटिकली आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ लिया है। तो सेम कहानी पूछी जा रही है कि नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि जितना अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है उससे 2 गुना ज्यादा बीटा पार्टिकल्स का एमिशन हो जाता है। तो जो फाइनल डॉटर न्यूक्लियाई होगी वो पेरेंट न्यूक्लियाई का क्या होगा? आइसोटोन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या सेम, आइसोटॉप मतलब प्रोटॉन की संख्या सेम, आइसोबार मतलब एटॉमिक मास सेम। क्या आ जाएगा? आइसोटॉप। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा गया है पर उसको पूछने का तरीका अलग है। उसको जो क्वेश्चन है उसको पूछने का तरीका चेंज हो गया, क्वेश्चन क्या है? सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। क्लियर है यहां तक?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8, a fraction f1 of a radioactive sample decays in one mean life and fraction f2 decays in one half life, then ऑप्शन ए है f1 ग्रेटर देन f2, ऑप्शन बी है f1 लेस देन f2, ऑप्शन सी है f1 इक्वल्स टू f2 और ऑप्शन डी है आइदर ऑफ ए बी और सी, आइदर ऑफ ए बी और सी डिपेंडिंग ऑन the values of the mean life and half life, depending on the values of the mean life and half life। सही है, क्या आंसर आएगा? A fraction f1 of radioactive sample decays in one mean life। ठीक है, फ्रैक्शन f1 ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल डिकेज इन वन मीन लाइफ एंड फ्रैक्शन f2 डिकेज इन वन हाफ लाइफ। एक वन मीन लाइफ में है और एक है वन हाफ लाइफ में। तो f1 और f2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमसे पूछा गया है। भाई अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था, क्या रिलेशन था? सिंस मीन लाइफ टाउ इक्वल्स टू होता है 1.44 टी हाफ, क्योंकि मीन लाइफ हमेशा ज़्यादा होती है किससे? हाफ लाइफ से। तो फ्रैक्शन ऑफ f1 रेडियोएक्टिव सैंपल जो है वो मीन लाइफ में जा रहा है, बी क्यों आएगा? एंड फ्रैक्शन ऑफ f2 डिकेज इन हाफ लाइफ, तो ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। f1 ग्रेटर देन f2, ये आंसर आ गया। ए आंसर आ गया ना भाई। ये रिलेशन देखो ना आप, ये तो हमेशा ज़्यादा ही होगी, कुछ भी वैल्यू हो जाए ये तो हमेशा ज़्यादा होगा। मीन लाइफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द हाफ लाइफ बाय 1.44। तो मीन लाइफ हमेशा ज़्यादा होने वाली है टी हाफ से। तो ये क्वेश्चन ये तो आपका गलत ही हो गया पूरा पूरा, डिपेंड ही नहीं कर रहा। वैल्यू क्या रहेगी? वैल्यू तो कुछ भी हो जाए, ये जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, यानी कि मीन लाइफ हमेशा ज़्यादा होने वाली है। फिर ये भी अगर है तो ये पॉसिबल है ही नहीं। और अगर मीन लाइफ इसकी ज़्यादा होगी तो इसका फ्रैक्शन ऑफ डिके ज़्यादा होगा और इसका फ्रैक्शन ऑफ डिके क्या होगा? कम होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया। फ्रैक्शन ऑफ डिके क्या होता है उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, मैं फ्रैक्शन का क्वेश्चन करा देता हूं आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्लूटोनियम डिकेज with half life of 24,000 years। 24,000 years। If plutonium is stored for 72,000 years,
द फ्रैक्शन ऑफ इट दैट द फ्रैक्शन ऑफ इट दैट रिमेन्स इज, ऑप्शन ए है 1/8, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/4 और ऑप्शन डी है 1/2। प्लूटोनियम की जो डिके है विद हाफ लाइफ के साथ उसका जो डिके है, मतलब हाफ लाइफ जो उसकी है वो है 24,000 ईयर्स प्लूटोनियम की, और उसको 72,000 ईयर्स तक स्टोर किया जाता है। तो फ्रैक्शन ऑफ इज दैट रिमेन्स, फ्रैक्शन जो है वो निकालना। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, एन की, है ना। मतलब एन की वैल्यू का मेरा मतलब है कि आपको t/t हाफ ये निकाल लेना है। तो t की वैल्यू कितनी है 72, और हाफ लाइफ आपको कितनी दे रखी है 24, तो ये आ गया 3। अब फ्रैक्शन ऑफ इट दैट रिमेन्स मतलब फ्रैक्शन ऑफ इट दैट मतलब इसका मतलब हो गया n/n0, ये है फ्रैक्शन रिमेनिंग। तो अब आपको शायद इसके पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जिसको हम f बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन रिमेनिंग। फ्रैक्शन डिके अगर निकालना है कितना डिके हो गया, तो फ्रैक्शन डिके अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे 1 - f, टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है तो 1 - f करोगे। तो n/n0 आपको निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे 1/2 पावर n, तो 1/2 पावर क्या कर दोगे 3, तो ये आ जाएगा 1/8, तो आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है ये। अब फ्रैक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया, तो आपको जो पहले वाला क्वेश्चन है वो इजीली समझ में आ जाएगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। एक को रिलेट कर रखा है हाफ लाइफ से, एक को रिलेट कर रखा है किससे, मीन लाइफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10, pick out the incorrect statement, pick out the incorrect statement from the following, ऑप्शन ए है बीटा एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, बीटा एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस is always accompanied with a neutrino। हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है ना, ठीक है। सेकंड है द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल emitted from a given nucleus is always constant। ऑप्शन सी है गामा रेज एमिशन makes the nucleus more stable। और ऑप्शन डी है न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, तो सही करो, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। हाँ जी, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। तो पहला डी जो ऑप्शन है वो सही है,
कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स एक्सचेंज फोर्स होते हैं। ये मैं आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। तो ये स्टेटमेंट सही है डी। 3 तरह के हमारे पास एमिशन होते हैं, उसको स्टेबल बनाने के लिए अल्फा, बीटा और गामा। और जब गामा एमिशन हो जाएगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा तीनों, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट बोला है द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम अ गिवन न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। सही है, ये बात बिल्कुल सही है। एनर्जी रेंज की वैल्यू फिक्स आएगी, कितनी आएगी? 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, जिसकी एवरेज वैल्यू आ जाती है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है बीटा एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज ऑलवेज अकम्पनीड विद अ न्यूट्रिनो। ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा, क्योंकि बीटा माइनस एमिशन जो है वो तो हमेशा किसके साथ निकलता है? एंटी न्यूट्रिनो के साथ निकलता है। बीटा माइनस जो है वो हमेशा किसके साथ निकलता है? एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो किसके साथ निकलेगा? बीटा प्लस। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर है? बोलिए भाई, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। A radioactive element X with half-life 2R decays giving a stable element Y after a time t. Ratio of X and Y atoms is 1:16. Time t is ऑप्शन ए है 6 आवर्स, ऑप्शन बी है 4 आवर्स, ऑप्शन सी है 8 आवर और ऑप्शन डी है 16 आवर। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स विद हाफ लाइफ 2 आवर। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कोई एक्स जिसकी हाफ लाइफ है 2 आवर, डिके गिविंग अ स्टेबल एलिमेंट वाई। ये स्टेबल एलिमेंट वाई दे रहा है, ये 2 आवर्स है, आवर्स। आफ्टर अ टाइम टी रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई एटम इज 1:16। एक्स और वाई का जो रेशियो है वो 1:16 हो जाता है टाइम टी इज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। n/n0 इक्वल्स टू 1/2 पावर n। तो ये हो गया 1/2 पावर 4 इक्वल्स टू 1/2 पावर n। n की वैल्यू हो गई 4, तो ये हो गया t½ इक्वल्स टू 4। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, t/t½ तो t जो है ये हो गया t½ की जो वैल्यू है वो 2 आवर्स हो गई, और ये हो गया 4, तो यहां से t की वैल्यू हो गई 8 आवर्स। तो आंसर आ गया 8 आवर्स। क्लियर है यहां तक?